नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ से रिलेटेड हों। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज पर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए कि ये क्या है, इसमें आपकी फर्टिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और एंडोमेट्रियोसिस कौन कौन से पार्ट्स पर बॉडी के आपको इफेक्ट कर सकता है, इस पर जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक छोटा सा डिस्कशन है कि एक लेडी जो एंडोमेट्रियोसिस से फाइट कर रही है, जो एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज से ग्रस्त है, वो अपनी फर्टिलिटी कैसे रिजर्व करे या अपनी फर्टिलिटी या हिंदी में कहें तो प्रजनन शक्ति या मां बनने की क्षमता या प्रेगनेंसी होने के चांसेस कैसे ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करें। तो ये बात सभी जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में फर्टिलिटी कम हो जाती है। स्पेशली इसके बहुत कारण हैं, लेकिन जो एक मुख्य कारण ये है कि जो ओवरीज होती हैं, जहां पर लेडीज के स्त्री बीज या अंडे या फिर अंग्रेजी में बोलें तो फॉलिकल्स रहते हैं, तो ओवरीज जो होती हैं वो काफी सारे पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस में सबसे ज्यादा या मुख्य तौर पर इफेक्ट होती हैं। कुछ लोगों को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एक या दोनों ओवरीज में सिस्ट्स बन जाती हैं, जिन्हें चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहा जाता है। और कई लोगों को अगर ओवरीज में सिस्ट ना भी बने तो चारों तरफ एंडोमेट्रियोसिस के चेंजेस की वजह से ओवरीज का फंक्शन या उनके काम करने की क्षमता काफी कम हो सकती है। ये एक बहुत कॉमन फैक्ट है कि एंडोमेट्रियोसिस में जो फर्टिलिटी की संभावना है या मां बनने की चांसेस हैं, प्रेगनेंसी होने की चांसेस हैं, वो काफी कम होती हैं। इसके अलावा जल्दी मेनोपॉज आने के चांसेस या पीरियड्स का टाइम फिनिश होने का चांस, मेनोपॉज आने का चांस भी एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज में जल्दी ही हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी लेडी को है, स्पेशली ओवरीज का एंडोमेट्रियोसिस है, अगर ओवरीज में सिस्ट है, तो इन लेडीज को हो सकता है कि आगे जाकर सर्जरी करवानी पड़े या जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवरीज पर करी जाती है उससे भी कई बार ओवरीज की क्षमता एग्स बनाने की और ओव्यूलेशन करने की, ओवरीज का रिजर्व जिसे कहा जाता है, वो भी सर्जरी की वजह से भी कम हो सकता है। ऊपर से एक तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरीज में रिजर्व कम होता है, ओवरीज काम करने में उतनी सफल नहीं होती, एग्स फॉलिक्यूलोजेनेसिस उतना अच्छा नहीं होता। दूसरा, कई बार ओवरीज में सिस्ट्स हो जाते हैं, एक नहीं दोनों बाजू ओवरीज में सिस्ट होते हैं, सर्जरी की जरूरत काफी सारे पेशेंट्स को पड़ सकती है। और ये सब बातें जानते हुए एक लेडी जो यंग है या फॉर एग्जाम्पल सिवियर एंडोमेट्रियोसिस से परेशान है और जिसको सर्जरी करवाने के अलावा ज्यादा कोई पर्याय नहीं है, उन लेडीज को क्या करना चाहिए कि उनको आगे जाकर अपनी फर्टिलिटी अच्छी मिले और उनकी फर्टिलिटी मैक्सिमली ऑप्टिमाइज या प्रिजर्व हो सके। तो इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी हमने ये देखा कि क्या कारण होते हैं, ओवरीज इफेक्ट कैसे हो जाती है और फर्टिलिटी क्यों खराब होती है एंडोमेट्रियोसिस में। अब हम ये देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ओवरीज को का फंक्शन बचाने के लिए या उनकी एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी या ओवेरियन रिजर्व जिसे कहा जाता है उसको सेव करने के लिए। तो सबसे पहले तो जब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपके कुछ एक स्पेशल टेस्ट्स करवाए जाएंगे जिसमें एक ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा कि आपकी ओवरी का रिजर्व कितना है। इनमें से
ऐसे तो बहुत टेस्ट होते हैं, पर जो 3 या 4 मेन टेस्ट हैं वो बता दूं। पहला जो मेन टेस्ट है वो है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। इसमें ओवरी का आकार, ओवरी का साइज और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स, जिसे अंडे कहते हैं या स्त्री बीज कहते हैं, ये सब चीजें नोट करी जाती हैं। फिर देखा जाता है कि जो फॉलिकल्स हैं उनकी काउंट कितनी है, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलिकल काउंट, यानी आपके ओवरी के अंदर कितनी फॉलिकल्स की काउंट है, या एंट्रल फॉलिकल काउंट जिसे कहा जाता है, एक ओवरी के रिजर्व का अंदाज लगाया जाता है। तो ये वन ऑफ द मेन टेस्ट है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स की टेस्ट करी जाती है, जिसमें से 2 हॉर्मोन्स मुख्य हार्मोन है ये पता लगाने के लिए कि ओवरी कितनी काम कर रही है या ओवरी का रिजर्व कितना है। ये जो 2 टेस्ट हैं उसमें से पहला टेस्ट है AMH, या पूरा बोलें तो एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है ये ओवरी के अंदर से ही बनता है, और इसके अनुमान से हमको आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल या ओवरी के काम करने की क्षमता कितनी है, उनको हम डिपेंडिंग अपॉन आपकी वैल्यू कितनी आई है, अलग अलग फर्टिलिटी के स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जैसे पुअर फर्टिलिटी, ऑप्टिमल फर्टिलिटी, या ज्यादा AMH जैसे PCOD में दिखता है। अब इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे FSH। बेसिकली हार्मोन्स असेसमेंट का काम यही है कि ओवरीज कितना काम कर रही हैं, ये हमें पता लगाया जाए। अब एक बार हमको आपकी बेसिक ओवेरियन रिजर्व पता चल जाएगी, और अगर ये निश्चित हो गया है कि आपकी सर्जरी करनी है, और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है अगर आप के दोनों ओवरीज में, दोनों बाजू में सिस्ट्स हैं, और आपकी एज बहुत यंग है, आप सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, पर आप अभी तुरंत आगे आने वाले टाइम पीरियड में प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हैं, तो फिर आपको कुछ एक ऐसी चॉइसेस दी जाएंगी जिन्हें कहा जाता है FPT या फर्टिलिटी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स। अब ये फर्टिलिटी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजी जो है ये एक्चुअली बहुत सालों से साइंस में, मेडिकल साइंस में प्रचलित है। पहले ओवरीज, आज से कुछ वर्ष पहले ओवरीज को बचाकर, ओवरीज के टुकड़े बचाकर, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, किया जाता था उन लेडीज के लिए जो कैंसर से फाइट कर रही हैं, जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट लेनी है, और कैंसर की ट्रीटमेंट में जैसे रेडियोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है, उसमें ओवरीज को डैमेज ना हो जाए, उनकी ओवरीज खराब ना हो जाए यंग लेडीज के लिए की। तो इसलिए ये टेक्निक्स काफी सारी कैंसर के क्षेत्र में करी जाती हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज के लिए भी हम ये फर्टिलिटी प्रिजर्विंग टेक्निक्स आजकल जरूर ही उनको समझाते हैं। इसमें जो वन ऑफ द मेन टेक्निक्स है वो है oocyte प्रेजर्वेशन या एम्ब्रियो प्रेजर्वेशन या एम्ब्रियो फ्रीजिंग या oocyte फ्रीजिंग, जो भी आप कहना चाहें। इसका अर्थ ये होता है कि आपको कुछ स्पेशल दवाइयां और इंजेक्शन देकर, जिसे कहा जाता है कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन COH, इन दवाइयों से या इन इंजेक्शन से आपकी ओवरीज को एग्स बनाने के लिए स्टिम्युलेट किया जाता है, या उनके अंदर एग्स बनाने की क्षमता बढ़ाई जाती है और एग्स बनाए जाते हैं, और फिर ये एग्स निकाले जाते हैं और इनको परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल मेथड्स यूज कर इन अंडों को, इन एग्स को लंबे समय के लिए, सालों तक हम एक ऐसी कंडीशन में रखते हैं कि इनकी जो आगे फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो बरकरार रहे, वो इंटैक्ट रहे। इसे कहा जाता है एग फ्रीजिंग। ये टेक्निक उन लेडीज के लिए या उन लड़कियों के लिए काफी अच्छी है जिनको सर्जरी की जरूरत है
और अभी शादी भी नहीं हुई है या जिनका लाइफ पार्टनर अभी डिसाइडेड नहीं है। अब ऐसी लड़की या महिला के बारे में देखते हैं जिसका लाइफ पार्टनर डिसाइडेड हो या मैरिड हो। तो ऐसे लोगों में एम्ब्रियो फ्रीजिंग की टेक्निक करी जाती है। ये कुछ खास डिफरेंट नहीं है। इसमें भी ओवरीज को दवाइयों की मदद से, इंजेक्शन की मदद से स्टिम्युलेट किया जाता है और काफी सारे एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर ये एग्स एक स्पेशल टेक्निक से निकालकर, जिस तरह से आईवीएफ का ट्रीटमेंट या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही ट्रीटमेंट इन एग्स पर मेल पार्टनर की स्पर्म के साथ मिलाकर किया जाता है। और जब भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको पर्टिकुलर स्टेज में क्रायो प्रिजर्व या एक ठंडक के माहौल में कह लीजिए, या स्पेशल तरीके के ठंडक के माहौल में उसको फ्रीज कर दिया जाता है, ताकि उसकी आगे जाकर जो क्षमता है वो प्रिजर्व रहे जब भी हम इसको यूज करना चाहें। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो oocyte फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये दोनों प्रोसीजर्स आजकल इजीली किए जाते हैं। और जब भी मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं या यंग लेडीज आती हैं जिनको आगे सर्जरी की जरूरत हो और यंग एज में सर्जरी करनी पड़ रही है, या फिर ऑलरेडी दोनों तरफ ओवरीज में सिस्ट हैं, एंडोमेट्रियोसिस के चॉकलेट सिस्ट हैं, या फॉर एनी रीजन डिजीज बहुत सिवियर है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सिवियर डिजीज में और जितनी जल्दी सर्जरी करवानी पड़े उतना रिकरेंस का चांस भी बढ़ जाता है, और जितनी बार आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, 1 बार 2 बार 3 बार, उतनी ज्यादा फर्टिलिटी खराब होती है। तो इन सब लोगों के लिए ये टेक्निक्स बहुत ही अच्छी हैं। आप अपने केयर करने वाले, आपको जो केयर दे रहे हैं उन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक थर्ड पहलू भी बता दूं। एक थर्ड पहलू ये है कि जब एक यंग लेडी या एनी फर्टिलिटी कॉन्शियस लेडी, जिस लेडी को आगे प्रेगनेंसी चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, सर्जरी के लिए डिसाइड करती है, तो उसको ऐसे सर्जन्स से और ऐसी जगहों पर अपनी सर्जरी चूज करनी चाहिए या करवानी चाहिए, ऐसे सेंटर्स जो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में एक्सपीरियंस्ड हों, ऐसे सर्जन्स जो इस काम में तजुर्बे वाले हों, एक्सपीरियंस्ड हों। क्योंकि अगर अच्छी तरह से आपकी सर्जरी करी गई, जिसे कहते हैं ओवेरियन स्पेयरिंग सर्जरी, ओवेरियन स्पेयरिंग सर्जरी के बड़े सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिनमें हम स्पेशल तरीकों से सिस्ट वॉल वगैरह क्लियर करते हैं और मिनिमल डैमेज होता है अंदर के जो एग्स हैं या जो फॉलिकल्स हैं उनमें। तो एक तो हमने देखा कि अगर आप यंग हैं और फर्टिलिटी प्रिजर्विंग के बारे में सोच रहे हैं और आप एंडोमेट्रियोसिस के मरीज हैं, इस डिजीज से परेशान हैं, तो आपके लिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के अच्छे ऑप्शंस हैं। हमने ये भी देखा कि सर्जरी यदि करानी पड़ गई तो एक एक्सपीरियंस सेंटर और सर्जन से करानी चाहिए, ताकि हमको मिनिमल डैमेज हो हमारी ओवरीज में। इसके अलावा जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एग फ्रीजिंग में या एम्ब्रियो फ्रीजिंग में, वो बस यही है कि कई बार काफी सारी साइकिल्स लेडी को करवानी पड़ती हैं ट्रीटमेंट की, क्योंकि एक एवरेज अगर आप देखेंगे तो कम से कम 12 से 20 एग्स जब तक आपके फ्रीज नहीं हो जाएंगे तब तक उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रीजनेबल फर्टिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। 12 से 20 एग्स फ्रीज होने के लिए, रेडी होने के लिए, बनने के लिए हो सकता है खाली एक ही साइकिल ट्रीटमेंट की नहीं, बट आपको मल्टीपल साइकिल्स के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, बट अगर थोड़ी सी मेहनत करी गई, आप थोड़े से इसके प्रति जागरूक रहें, तो आपकी फर्टिलिटी एक तरह से सेव या प्रिजर्व हो सकती है। और एक लास्ट में बात बता दूं कि अभी तक के जितने भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, उनमें ये कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे
ये हो, पता लगे कि इस तरह की ट्रीटमेंट कराने से एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम बढ़ती हो, तो आप सेफली पहले अपने एग्स फ्रीज करा सकती हैं, या अगर आपके मेल पार्टनर फिक्स्ड हैं तो एम्ब्रियोज फ्रीज करा सकती हैं, और फिर आप सर्जरी अच्छी तरह से कराकर डिजीज को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से सर्जरी की वजह से अगर जो भी ओवरीज को डैमेज होता वो भी बच सकता है, प्रिवेंट हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।